नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की महामारी के संकट से गुजर रही है और इस संकट के दुष्परिणामों के बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इस दौरान रेप और हत्या जैसे अपराधों में काफी कमी आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि कुछ लोगों के अंदर बैठा असुर अब सुर जैसा व्यवहार करने लगा है। हमारा आज का यह केस इंसान के अंदर बैठे सुर और असुर के द्वंद्व का प्रतीक है। यह वही द्वंद्व है जिसमें कभी इंसान पर भलाई तो कभी उस पर बुराई हावी हो जाती है। लेकिन जब इंसान के अंदर की बुराई उस पर हावी होती है तो एक कोहराम समझ जाता है। और इस केस में ऐसी ऐसी वारदातें सामने आई जिसमें क्रूरता की हद थी। क्राइम सीन का मंजर विचलित कर देने वाला था और अपराधों का मकसद बेहद घिनौना था। कला, आरती, खुशबू, ये दौड़ एक दूसरे को हराने का परीक्षा नहीं है, तुम तीनों की एकता का परीक्षा है, समझ रहे हो? इसीलिए तीनों को एक ही रस्सी बांधा है मैंने। आप तीनों को 30 सेकंड में उस झंडे तक पहुंचना है। 30 सेकंड में। तो तालमेल मजबूत होना है, सिर्फ पैरों से नहीं दौड़ना है, दिमाग से दौड़ना चाहिए। तो तैयार हो? हाँ माँ। खुशबू? हम 1 2 जल्दी आ। नहीं क्या ये? अम्मा, वो सब खुशी की वजह से हुआ था। बस सफाई नहीं देना है। एकता टूटी तो पता है क्या होता है? सजा। ये सजा हमें एक साथ सहनी होगी रिधिमा। भूलना होगा कि हम कभी साथ थे। अब यही सच है रिधिमा। प्लीज फोन मत काटो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ये बदनामी हो। रिधिमा, किससे बात कर रही है बेटा? तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया रिधिमा? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में कि इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ? सॉरी अब्बा, लेकिन नहीं, अब जो आने वाले हैं वो आके ही रहेंगे और अब सिर्फ वही होगा जो मैंने तय किया है।
अरे भूख जब कलेजा काटती है तब पता चलता है भूख क्या होती है। इंस्पेक्टर साहब साहब अंकल मेरे, मैं इधर आया तो दरवाजा खुला था साहब, मैं अंदर आके देखा तो बाहर चलिए, आइए बाहर आइए, बाहर आइए। स्विच ऑफ होने के बाद घर वालों में से किसी ने घर का मेन दरवाजा खोला होगा और तभी अटैकर्स ने उनसे धावा। सर शायद उनका इरादा सिर्फ रेप और मर्डर का ही नहीं था, घर में काफी लूटपाट भी की गई है। पूरा कबर्ड खाली कर दिया सर। इनफैक्ट घर के किसी भी मेंबर का मोबाइल फोन भी नहीं मिला। अटैकर्स घर का हर छोटे से छोटा कीमती सामान चुरा कर ले गए। हो सकता है सर ये किसी लूटपाट करने वाले गैंग का काम है। अगर मकसद सिर्फ लूट होता तो फिर मारने से पहले पूरी फैमिली को इतना टॉर्चर क्यों किया गया? बॉडीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मनी निकाली गई है सबके साथ। हो सकता है आपसी रंजिश का मामला हो और शक्ल लूट की दी गई। सर नारायण अंकल बहुत अच्छे आदमी थे। मैं इतने सालों से इधर काम करता, मेरे को नहीं लगता कि उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी होगा। क्या काम करते हो तुम इधर? खेती बाड़ी सर। वो नारायण अंकल का आसपास बहुत ज़मीन है। अब उनका एक पैर खराब था तो उन्होंने अपनी मदद के लिए मेरे को नौकरी पे रख लिया था। नारायण की बीवी या बेटी का किसी के साथ कोई इशू या नारायण का ही कोई लेन देन को लेकर विवाद? नहीं सर, मेरे को तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ, वो वेंकट अन्ना आज इधर आने वाले थे। कौन वेंकट अन्ना? वेंकट अन्ना नारायण अंकल के फ्रेंड, मंडी में अनाज के बड़े व्यापारी हैं और अंकल भी अपना सारा फसल उन्हीं को बेचते हैं। नारायण, ये तेरा बैलेंस पेमेंट 7,09,234 रुपये पूरे हैं या वो तेरे को काउंट करके देखना पड़ेगा। शायद ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू। नारायण, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है जो तेरे को बोलने का था। कैसी बात है? वेंकट अन्ना अपने बेटे बाला की शादी रिधिमा से करना चाहते थे, तो वो लोग आज इधर बात पक्का करने को आने वाले थे और अंकल ने भी मेरे को इसीलिए यहाँ बुलाया था। यहाँ है तो सर आसपास ऐसा कोई विटनेस नहीं मिला जिसने किसी को यहाँ आते जाते देखा। वो सिद्धेश बोल रहा है कि नारायण के दोस्त वेंकट अन्ना और उनका बेटा बाला यहाँ आने वाले थे। उनसे मिलते हैं, शायद उनसे नारायण के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। खुशबू, खुशबू, ओहो, बहुत लग गया। ये ले, रसम पी ले। कल से भूखी है तू। नहीं, ये खून है, मैं नहीं पीऊंगी। खुशबू, ये खून नहीं है, रसम है। रोना बंद करो, मजबूत होने का। पी लो। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, खड़े होके क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो। तो तुम दोनों भी भाग चलो मेरे साथ। खुशबू, खुशबू। बाला, तेरे को इतना जल्दी मुंबई वापस क्यों जाने का? पापा, मेरा मुंबई वापस जाना पहले से ही तय था और वैसे भी जिस मकसद से मुझे आपने बुलाया था वो मकसद तो होने से रहा, तो लेट मी गो। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
हमारे मन में हमारे बेटे बाला की शादी नारायण की बेटी के साथ करने का था। इसी के लिए हम कल जाने वाले थे उसके पास, तो अचानक से उसका फोन आया। हाँ नारायण, हम लोग निकल गया है। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है? क्यों? मैं कॉल करता हूँ। क्या वजह थी कि नारायण ने अचानक से आपको मना कर दिया? नहीं, वजह तो कुछ नहीं बताया हमको, तो हम लोग भी एकदम हैरान रह गए। ये इत्तेफाक भी काफ़ी हैरान करने वाला है कि जिस समय आप वहाँ जाने वाले थे उसी दरमियान नारायण उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया। देखिए वेंकटेश जी, अगर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो बेहतर है। कुछ नहीं छुपा रहे हम। नारायण की जाने का हमको भी शौक लगा है। नारायण हमारा बहुत पुराना दोस्त था। कब से जानते थे आप दोनों एक दूसरे को? ये कुछ 15 साल हो गया। तभी नारायण सीआरपीएफ में काम करता था, ऊटी में उसका पोस्टिंग था। सो मिस्टर वेंकट, आप और आपके परिवार को हमारे प्लांटेशन पे कैंपिंग के लिए टेंट लगाने की परमिशन चाहिए। हमारा बेटा है ना, बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट है उसको, तो बॉटनी का उसको पढ़ाई करने का, टेंट में रहे। मिस्टर वेंकट, आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दे सकता। प्लीज सर, आई देखिए तो कोशिश करो ना। अब पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर वेंकट। आप और आपके परिवार को हम यहाँ पर परमिशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब से आप और आपका पूरा परिवार हमारा मेहमान है। मेहमान मतलब हम समझा नहीं। देखिए, आप कंकड़ गांव से हैं जी, और मैं आपके नजदीक के दालसन गांव से हूँ, तो हुए ना आप हमारे मेहमान। अच्छा। तो उसके बाद हमारा बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर कुछ साल के बाद नारायण का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सीआरपीएफ छोड़ना पड़ा। उसका टांग खराब हो गया इसलिए। काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे। फिर तो आपका बेटा बाला भी जानता होगा रिद्धिमा को। बाला, ये रिश्ता जुड़ने से पहले भी तुम और रिद्धिमा मिलते थे? देखिए सर, हम दोनों एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, लेकिन हमारी शादी का डिसीजन हमारे पेरेंट्स का था। सर, इवन आई एम शॉक्ड। ये अचानक क्या हो गया? सर, फोरेंसिक टीम ने बताया कि क्राइम सीन पे 4 से ज़्यादा अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले। मतलब क्रिमिनल 4 से ज़्यादा लोग थे। हो सकता है नारायण फैमिली की सुपारी दी गई हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि नारायण उस कस्बे का बड़ा जमींदार था और पूछताछ में यही पता चला कि सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। किसी भी प्रकार के विवाद का कोई हिंट नहीं मिला और वेंकट से उसके व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे ही थे। और बेटी का रिश्ता पक्का होने से पहले ये कांड हो गया। वजह जरूर कोई बड़ी रही होगी। कपिल, नारायण के सीआरपीएफ के कलीग से भी मिलो, शायद उनसे नारायण के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। सर, एक मिनट कपिल, ये नारायण फैमिली के फोटोग्राफ्स में कुत्ता भी दिख रहा है। देखने में काफी फ्रेंडली लग रहा है, शायद पालतू होगा। लेकिन सर, क्राइम सीन पे हमें ऐसा कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया। हाँ, मतलब उस वक्त तो नहीं मिला। सर, नारायण, रिद्धिमा और उसकी माँ सुनैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है कि रिद्धिमा और सुनैना का गैंग रेप हुआ है। और सर, रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह भी है कि मर्डर से कुछ ही दिन पहले रिद्धिमा ने अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन? जी हाँ सर। इसका मतलब रिद्धिमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर किसके साथ? अफेयर का तो अभी तक कोई क्लू नहीं मिला सर, लेकिन मर्डर से तकरीबन 30 मिनट पहले रिद्धिमा के फोन से किसी ने उमा नाम की एक औरत को कॉल किया था। ये उमा कोई और नहीं, नारायण के भतीजे सिद्धेश की बीवी है। सिद्धेश की बीवी? जी हाँ सर। और पता चला है कि उमा भी नारायण के यहाँ काम करती थी। उमा भी नारायण के घर में काम करती थी और उस टाइम पर नारायण के घर पर मेहमान आने वाले थे। इस लिहाज से तो उमा को नारायण के घर पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें मिला सिर्फ सिद्धेश। और सिद्धेश ने भी अपनी बीवी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ये लो बेटा, कुछ खा लेना। मैं भिखारी नहीं हूँ आंटी। तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम चुप क्यों हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सर, उमा तो मार्केट गई है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं उस फोन लगाओ और जल्दी आने के लिए बोलो। हाँ हाँ, फोन लगा।
अरे उमा, वो साहब पूछ रहे हैं वो उधर उस दिन तुम्हारी रिधिमा से फोन पे कुछ बातचीत हुई थी क्या? किस दिन? उसी दिन जिस दिन रिद्धिमा और उसके माँ बाप का मर्डर हुआ था। रिधिमा, आप क्यों फोन कर रही हो मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज फोन मत काटो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है आपकी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जी सकती कि मेरी वजह से ये बदनामी। चुप क्यों हो गई? उस दिन क्या बात हुई थी रिद्धिमा के साथ तुम्हारी? साहब, ऐसी ही बात हो गई थी। रिधिमा का रिश्ता तय होने वाला था, वो मेरे साथ अपनी खुशी बांट रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो इस शादी से खुश थी, जबकि रिद्धिमा शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी। क्या ये क्या कह रहे हो साहब आप? वही जो हमारे सामने आया है। रिद्धिमा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना अबॉर्शन करवाया। इसके साथ अफेयर चल रहा था रिद्धिमा का। साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये नारायण जी की फैमिली के साथ जो कुत्ता है, किसका है? ये तो शेरू है सर, नारायण अंकल का पालतू कुत्ता, लेकिन ये तो खो गया था। कितने दिन पहले खो गया था कुत्ता? ये कुछ 7-8 दिन पहले का बात है सर। नारायण की फैमिली का मर्डर 3 दिन पहले हुआ, और मर्डर होने से कोई 1 हफ्ता पहले उनका कुत्ता शेरू गायब हुआ है। शेरू काफ़ी अच्छी नस्ल का है, रोबिला है। अगर वारदात के वक्त पर यह होता तो वारदात को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता। तो आपको लग रहा है सर शेरू का गायब होना भी इन हत्याओं से जुड़ी साजिश हो सकती है? और हमें यह भी पता लगाना है कि रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा है। रिद्धिमा के सभी सोशल अकाउंट खंगा लो और आसपास के मैटरनिटी क्लिनिक्स में पता करो कि उसने अबॉर्शन कहाँ पर करवाया है। क्या बात है मंजू, अचानक फोन करके क्यों बुलाया? सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है बताओ ना। हाँ तो ये देखो, ये है खुशबू, आज से हमारी बेटी। खुशबू की माँ एक रेप विक्टिम थी, लेकिन अब वो किस हाल में थी, कहां थी, इस बात से खुशबू भी अनजान थी। लेकिन क्या वो दंपत्ति जो खुशबू को अपनी बेटी मान रहा था, क्या वो सच था या फिर वाकई इसके पीछे भी कोई साजिश थी? नारायण के पालतू कुत्ते शेरू के गायब होने का क्या इस सब से कोई ताल्लुक था? पुलिस उस केस में कई थ्योरीज बना रही थी। रिधिमा के अफेयर के एंगल के साथ साथ नारायण और उसकी बीवी से जुड़ी छोटी से छोटी बात पता की जा रही थी। सर, सुनैना के कॉल रिकॉर्ड से एक पेट क्लिनिक का नंबर मिला है, जहाँ सुनैना अक्सर शेरू को लेकर जाती थी। वहाँ की वेट सुनैना की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने बताया कि जब एक बार उमा नारायण के घर से जा रही थी तो शेरू ने उसका थैला झपट लिया था। थैले में एक सोने का हार था सर, जिसे उमा चुरा कर ले जा रही थी, और इसी वजह से नारायण ने उसे काम से निकाल दिया था। जबकि उमा हमें अपने काम पे ना जाने की वजह तबीयत खराब होना बता रही थी। इस लिहाज से तो शेरू के गायब होने के पीछे उमा का हाथ भी हो सकता है। हाँ कपिल, बोलो। सर, रिद्धिमा ने जिस मैटरनिटी क्लिनिक में एबॉर्शन करवाया था उसका पता चला है। मैं यहीं पे हूँ और उसका भी पता चला है जिसने उसको एबॉर्शन करवाने में मदद की। बाला सुन, तेरे को जिधर जाने का उधर जा, तेरे को जितना कोशिश करने का कर, लेकिन ऐसा मत सोचना कि तेरी कोशिशों में तू सफल हो जाए। चंद्रेश, गाड़ी निकाल, मुझे फ्लाइट मिस नहीं करना है। तो रिद्धिमा का अबॉर्शन करवाने में तुमने उसकी मदद की थी? हाँ सर, लेकिन रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा था? वो मैं नहीं जानती साहब। रिद्धिमा तो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट थी। वो तो उस दिन क्या हुआ रिद्धिमा? जब मुझे पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने मुझे कुछ भी बताने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि मैं बच्चा गिरवाने में उसकी मदद करूं। ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी साहब।
अगर आप मुझे गलत समझ लेते तो। उमा, तुम्हें गलत समझने की और भी वजह है हमारे पास। चोरी का इल्जाम लगा था तुम पर। साहब ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो हार तो खुद रिद्धिमा ने मुझे दिया था। ये लीजिए। नहीं रिद्धिमा, मैं ये नहीं ले सकती। दीदी आपने मेरी इतनी मदद की है, प्लीज मना मत कीजिए, लीजिए ना। और प्लीज किसी को बताना मत। रिद्धिमा को दिया वादा पूरा करने के लिए मैं बदनाम हो गई साहब। शेरू ने मेरी थैली पर झपट्टा मारा और वो हार मेरी थैली में देखकर सुनैना चाची को लगा। हम लोगों ने तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे घर में चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने रिद्धिमा के लिए जिल्लत से, क्योंकि उनके परिवार के हम पर बहुत एहसान है साहब। तो इसी जिल्लत का बदला लेने के लिए तुमने ये कांड करवाया। तुम्हारा पति भी शामिल था ना इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिद्धिमा के पेट में तुम्हारे ही पति का बच्चा था? नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो बच्चा तो क्या? रिद्धिमा के पेट में किसका बच्चा था उमा? अरे बेटा मैं हूँ। क्या? अरे तुम्हारी बेटी ना बहुत डरती है मुझसे। अरे ये तुमसे नहीं डरती है, ये अपने बुरे सपनों से डरती है ना बेटा। पेमेंट का क्या हो गया? मैं बाद में फोन करता हूँ। आप लोग फिर से क्या बात है? वो तो आपका ड्राइवर और आपका भांजा चंद्रेश ही बताएगा। लेके चलो इसे। चल। सर मैं सच कह रहा, मैं रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था सर। प्यार करता था या फंसा रहा था रिद्धिमा को? उसके बाप के पैसे के लिए? नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं तो फिर भी अपनी हाथ में रहकर उसे मन ही मन चाहता था। पहला कदम तो उसी ने मेरी तरफ बढ़ाया था। चलो देख लो अच्छे से। जी हाँ देख लो अच्छे से। सी अच्छी लग रही हो ना? अब तक चोरी चोरी मुझे ठीक से देख नहीं पाए होगे, है ना? नहीं वो मुझे सॉरी। अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं मार्केट जा रही हूँ तो ले चलोगे? उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे और धीरे धीरे हम दोनों बहुत करीब हो गए। तो रिद्धिमा के पेट में तेरा बच्चा था? हाँ सर, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन वेंकट मामा ने अपने बेटे बाला की शादी रिद्धिमा से तय कर दी थी। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैंने रिद्धिमा को कहा था वो मुझे भूल जाए। ये सज़ा हमें एक साथ सहनी होगी रिद्धिमा। भूलना होगा कि हम कभी एक थे। अब यही सच है। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो खुद हैरान था कि रिद्धिमा के अप्पा ने वेंकट मामा को फोन करके वहां आने से मना क्यों किया। तुम लोग अभी मत आओ। नहीं है? क्यों? मैं कॉल करता हूँ। लेकिन सर मुझे बाला पे शक है सर। अच्छा। बाला के यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। उसका मुंबई में किसी लड़की के साथ अफेयर था। वेंकट मामा उसकी शादी जबरदस्ती रिद्धिमा से करा रहे थे। तो अपने आप को बचाने के लिए बाला को बीच में घसीट रहा है। मैंने कंफर्म किया सर, बाला का मुंबई में किसी लड़की से अफेयर तो चल रहा है। लेकिन इस चंद्रेश पे भी भरोसा नहीं कर सकते। चंद्रेश और बाला इन दोनों की बैकग्राउंड चेक करनी पड़ेगी। पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों ये कांड कर सकते हैं क्या। जी सर। नारायण के सीआरपीएफ टाइम के दोस्तों से मिले? जी सर, पर फिलहाल वहाँ से कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नगर पालिका में भी उनके कुत्ते शेरू की फोटो शेयर की थी, पर वहाँ से भी शेरू जैसे किसी कुत्ते की कोई डिटेल नहीं मिली। कहना मुश्किल है सर, शेरू के गायब होने का इस केस से कोई कनेक्शन है भी या नहीं। हाँ बोलो।
बाहर गई थी साहब। लता घर पर अकेली थी। वापिस आके देखा तो लता 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 ने आत्महत्या। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लता ने आत्महत्या ही की है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जहर लता को किसी ने जबरदस्ती पिलाया। नहीं साहब, पहले भी लता ने कोशिश की थी आत्महत्या करने की। तब तो मैंने समझा कि उसे रोक लिया था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ था लता के साथ जो लता आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी? मेरे बच्चे की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। कभी कभी वो अचानक जोर से चिल्लाने लग जाती थी। मैं तुझे मार डालूंगी। मार जाने दे मुझे, मैं तुझे मार डालूंगी। दवा का भी असर नहीं हुआ तो मैंने नजर वजर भी उतार के देखी, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस पे किसका भूत सवार था। क्या लगता है तुम्हें, ये सब करने से वो मुझसे डरना बंद कर देगी? बोला था ना, वो तुमसे नहीं डरती है, वो तो बस अपने। देखो मंजू, कुछ भी हो पर मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची यहाँ पे रहे। माना कि हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ऐसी बच्ची को बेटी बना लें जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो। संतोष, खुशबू पागल नहीं है, वो तो बस अपने अतीत से सहमी हुई है। तुम ना दोबारा ऐसी बातें मत करना। चिल्लाना मत, समझी? जो बोल रहा हो ध्यान से सुन। चली जाए यहाँ से। और मंजू को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सर, लता नाम की जिस लड़की ने सुसाइड किया था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लता की मौत फिनाइल की पॉइजनिंग से हुई थी, लेकिन सर रिपोर्ट के मुताबिक लता को काफ़ी लंबे समय से मोलेस्ट किया जा रहा था। मोलेस्ट? लेकिन लता की माँ ने तो कहा था कि लता की दिमागी हालत ठीक थी। हो सकता है सर लता की माँ हमसे कुछ छुपा रही है। थाने बुलाओ लता की माँ को, बात करते हैं। हेलो सर, लता की माँ के घर पे तो ताला लगा हुआ है और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो यहाँ किराए पे रहती थी और पड़ोसी से पता चला है कि वो कल ही घर खाली करके चली गई है। अभी लता के मकान मालिक से बात की मैंने, पर उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हाँ सर, लता और उसकी माँ 2 महीने पहले ही वहाँ किराए पे रहने के लिए आई थी। इससे तो यही मतलब निकलता है कि लता की माँ पहले से जानती थी कि लता मोलेस्टेशन का शिकार हो रही थी। शायद हमारे सवालों से बचने के लिए वो गायब हो गई। लता की माँ बसंती के गायब होने की कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन लता और उसकी माँ के बैकग्राउंड के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो क्या बसंती किसी डर के कारण गायब हो गई थी, या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई और ही रहस्य था? वहीं नारायण के परिवार की हत्या के केस में सिद्धेश और उमा के बाद पुलिस चंद्रेश, बाला और यहां तक के वेंकट पर भी शक कर रही थी। लेकिन नारायण के कुत्ते शेरू के गायब होने की पहेली अब भी पहेली बनी हुई थी, और तभी एक और वारदात सामने आई। क्या? मेन स्विच ऑफ था सर। इस घर में भी मेन स्विच घर के बाहर है, और नारायण के घर का मेन स्विच भी घर के बाहर था। मर्डर से पहले नारायण के घर का भी मेन स्विच ऑफ किया गया था। वो जो मरा है ना, वो नन्नी और संदीप है, हस्बैंड वाइफ है दोनों। और अभी नया इधर रहने को आया था, 6 महीना पहला उन लोगों का शादी हुआ है। इन दोनों के अलावा और कोई भी रहता था यहाँ पर? नहीं। हाँ, एक मेड उनके यहाँ काम करने को आती थी। क्या नाम है मेड का? नाम का तो मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन 4-5 दिन पहले उसको मैं यहाँ पे काम करते देखा। 4-5 दिन पहले? स्केच बनवा सकते हो मेड का? बनवा सकता है, कोशिश करेगा, कोशिश। आप मुझे मेरे माँ जैसा ही प्यार करती हैं,
लेकिन क्या? माँ जैसा क्यों? माँ ही हूँ मैं तेरी। पर वो कौन? संतोष? तो उनकी फिक्र मत कर। और ये वो क्या कहती रहती है? पापा बोला कर, पापा हैं वो तेरे। देखना फिर वो भी तुझे बिल्कुल मेरे जैसा प्यार करेंगे। माँ! क्या हुआ बेटा? लाइट ही तो गई है, इतना क्यों डर रही है? रुक मैं देखती हूँ। मत जाओ माँ, मत जाओ, दरवाजा मत खोलो। मंजू, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कब से लॉक हो रहा है? सर, यही वो औरत है जो उस कपल के यहाँ काम करती थी। कपल के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी भी मेड का नंबर नहीं मिला था। इस स्केच को डेटाबेस से ही मैच किया सर, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि ये है कौन। ये भी तो हो सकता है इस औरत ने अभी अभी क्राइम करना शुरू किया हो। शफरी अटैकर्स के साथ इन्वॉल्व भी हो सकती है। तो तुम एक काम करो, चेक करो इस औरत का नारायण फैमिली के साथ कोई कनेक्शन निकलता है क्या। औरत को तो मैं जानता सर। ये जब अंकल ने उमा को घर से निकाला तो इधर काम मांगने को आई थी। ए शेरो, घड़ी घड़ी भौंकता है तुम। क्या है? साहब हमें पता चला यहाँ काम वाले की जरूरत है तो काम ढूंढ रहे हैं। इधर कोई काम वाम नहीं है, चलो। वो दिन मैंने इसको पहली और आखिरी बार देखा, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। हेलो, क्या? सब मैं मंजू से मिलने आई थी, अंदर देखा तो मंजू और उसका पति था। हाँ साहब, मैंने पहले भी इसको एक दो बार यहाँ आसपास मंडराते हुए देखा है। एक बार तो ये वहाँ संतोष जी से बात भी कर रही थी। मंजू और संतोष के अलावा और कोई भी है परिवार में? सब इनकी एक बेटी भी है। बेटी? सब यही है खुशबू, जिसे मंजू ने गोद लिया था। कहाँ से गोद लिया था उन्होंने खुशबू को? सब वो तो नहीं मालूम। सर, अभी तक जितने भी केसेस सामने आए उनमें अटैकर्स ने फैमिली के किसी मेंबर को नहीं छोड़ा है, लेकिन इस कपल की बेटी गायब है क्योंकि अडॉप्टेड थी। और यहाँ किसी को मालूम तक नहीं है कि इस कपल ने बच्चे को अडॉप्ट कहाँ से किया था। गौतम, बच्ची के फोटो सर्कुलेट कर, बच्ची की जान खतरे में हो सकती है। उस यंग कपल के यहाँ जो मेड काम करती थी सर, उस मेड का स्केच मैंने हर जगह दिखवाया। तो बस तुक्के के तौर पर जिस लड़की ने सुसाइड की थी, लता, उसके पड़ोसियों को भी ये स्केच दिखाया। तुक्का लग गया सर। उन लोगों ने बताया कि इस लड़की को लता के घर के पास भी देखा गया। ये खुशबू तो तेरी लता से भी 2 कदम आगे निकली। सुना येड़ू अम्मा के हाथ से निकल गई थी, वो तो अच्छा हुआ मिल गई, वरना हमारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। तभी तो इसका हाल लता से भी ज्यादा बुरा हो रहा है। सर, अलग अलग एरिया से 2 केसेस और मिले हैं जहां भी कुछ सेम पैटर्न से क्राइम हुआ था। उन 2 घरों में अलग अलग 2 बच्चियां मेड का काम कर रही थी जो वारदात के बाद से ही गायब है। बच्चियां? जी हाँ सर, ये हैं वो 2 बच्चियां। और सर, इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम से हिंट मिला है कि ये काम बांडूपलिया गैंग का हो सकता है। बांडूपलिया गैंग? जी हाँ सर। और सर, बांडूपलिया गैंग का एमओ भी हमारे केसेस से मिलता जुलता है। ये लोग भी रेकी के लिए अपनी बच्चियों और औरतों का इस्तेमाल करते हैं। टारगेट के दिन घर की बिजली काट देते हैं, फिर मेल विक्टिम्स की गला काटकर हत्या कर देते हैं। साहब, ये बच्ची तो मंजू मैडम को यहीं पे मिली थी, कुछ लोगों के साथ बैठकर भीख मांग रही थी। साहब, मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैंने ये सुना कि मंजू मैडम ने आदिवासी लड़की को गोद लिया है। आदिवासी की बच्ची? हाँ साहब, कलसान जंगल के पास आदिवासी झुग्गियों में मैंने इसे पहले भी देखा है।
दूसरे का चेहरा क्या देख रहे हो? जल्दी करो। 1 2 3 क्यों रुक गई? चल चल डालो सबको गाड़ी में। चल चल बांडूपाल्या गैंग एक ऐसा खतरनाक गिरोह था जो 10 साल पहले तक दक्षिण भारत में 300 से ज्यादा हत्याएं, बलात्कार और करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दे चुका था। लेकिन केरला, कर्नाटका और आंध्रा की पुलिस के जॉइंट मिशन में इस गिरोह के ज्यादातर मर्द पकड़े जा चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस गिरोह की औरतों ने इस गिरोह को फिर से तैयार कर लिया था। गिरोह की महिलाएं और बच्चियां अलग अलग तरीके से अपने टारगेट पर नजर रखती। इस गैंग में हर किसी का एक अहम किरदार था। बसंती लूट का सोना बेचा करती थी और उस पर किसी को शक ना हो इसलिए वो अलग रहती थी। वहीं खुशबू इस गिरोह का हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि 2 साल पहले उसका परिवार इस गिरोह का शिकार बना था और खुशबू को अगवा करके जबरदस्ती इस गिरोह के अपराधों का भागीदार बनाया जा रहा था। 2 साल पहले खुशबू की मां का इस गिरोह के द्वारा रेप और उसकी हत्या कर दी गई थी। अपनी मां को खोने के बाद उसने मंजू को भी खो दिया था, जो सही मायनों में उसे अपनी बेटी मान बैठी थी। खुशबू अब अनाथ है, लेकिन उसकी देखभाल और उसके इलाज की जिम्मेदारी एक एनजीओ ने उठाई है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। टीना, थोड़ा सामान लेके चलो, मैं अकेला कैसे लाऊंगा? किसी काम के लिए लाए हो मुझे यहाँ? लीना, लीना, चिल्लाओ मत कितन, और कुछ काम तो ऐसा करो कि मुझे भी लगे कि मेरा कोई पति है। लीना स्टॉप इट, सुनो, लीना। केतन, वॉश बेसिन में से पानी नहीं जा रहा है, लगता है चौक हो गया है। आके देखो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रहा हूँ? तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो खुद ठीक कर लो, मेरे पीछे मत पड़ो। 2 वक्त चैन से खाना भी नहीं खाने देते। अरे खाओ, जी भर के खाओ, मैं तो कह रही हूँ सुबह तक खाते रहो। ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, क्या मुसीबत है? चैन से सो भी नहीं सकते। अब तो प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा। साहब जल्दी है साहब। ऐसा लगता है किसी फीमेल की बॉडी। ये एक्सीडेंट की शिकार हुई है या किसी ने मार के फेंक दिया यहाँ? इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी है, एज तक समझ में नहीं आ रही सर। विक्टिम की एज और कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चली जाएगी। श्रीवास्तव, आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ की मिसिंग कंप्लेंट चेक कर लेना। आप लोग देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। श्रीवास्तव, यहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, हाईवे। रंजन,
यहाँ से लेके हाईवे तक जितने भी सीसीटीवी कैमराज है पिछले कुछ हफ्तों की फुटेज मंगवा लो। आपके इस फार्म हाउस पे आपके सिवा और भी कोई आता जाता है? सर मैं और मेरे कुछ खास दोस्त, बट बहुत रेयरली। ज़्यादातर तो ये फार्म हाउस खाली पड़ा रहता है सर। तो फिर ये औरत यहाँ कैसे पहुंची? तो कौन है ये कौन है? सर ये मनोहर, यहाँ का केयर टेकर। इस औरत को जानते हो? इसकी लाश यहाँ कैसे आई? केतन जी, आप बात करने से मना कर रखा है। अगर ऐसा ही है तो बता दीजिए हमें। सर आप हमारा यकीन कीजिए सर, हम कुछ भी नहीं जानते इस बारे में। श्रीवास्तव लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। आप आइए हमारे साथ। क्या तांग झांक कर रही? जा अपना काम कर, निकल यहाँ से। पूरा मूड खराब करके रख दिया इसने। अब देखना ये ऑफिस में जाकर ना हमारी चुगली करेगी। अगर इसने चुगली करी ना तो मैं स्मिता की ना बैंड बजा दूंगा। तू चिंता मत करता रहा। चिंता नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है सुरेंद्र। ज्यादा होशियार बनती जा रही है आजकल ये। बात बात पर मेरी गलतियां निकालती है। ये तो अखिलेश सर अच्छे हैं, इसकी बात पर भरोसा नहीं करते, वरना। अरे तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच, मैं इसे देख लूंगा। देख स्मिता, यहाँ किसी के साथ भी चुगली करने की हिम्मत मत करना। यस सर। तारा, घर जाने के पहले मुझसे मिलकर जाना। ओके सर। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान हेलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। न सड़क पे जाएं, डियर वाइफ, न्यूज़ नहीं सुनी? घर से बाहर कोई नहीं जा सकता। पतिदेव, ऑफिस का काम है, मुझे जाना होगा। पागल हो गई? बाहर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। मुझे जरूरी काम है, समझो बात को। ऑटो भैया प्लीज आगे तक लेकर चलेंगे, बहुत जरूरी काम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा शौक है ना तुझे तारा की जासूसी करने का। चल बता, आज जनता कर्फ्यू के दिन तारा ऑफिस क्यों गई थी? सुरेंद्र देखो, तुम जाके अपनी बीवी से पूछो ना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा मेरे घर पे ये शराब पी के मत आना। देख लूंगा मैं तुझे। हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा तुझे मैं स्मिता। क्या यही वो जानवरनुमा इंसान था जो अपने जुनून के कारण उस जिंदगी को खत्म कर रहा था? पुलिस को भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब चाहिए थे और इन्हीं जवाबों को ढूंढने की पहली कड़ी के रूप में पुलिस केतन को इंटेरोगेट कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता।
लेकिन हमें पता है कि तुझे बहुत कुछ पता है। सर मेरा यकीन करिए सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मुझे यकीन सिर्फ इन दोनों पर है। अगर ये दोनों अपने पर आ जाए ना तो मुर्दों से भी सच उगलवा लेते हैं। तू तो अभी जिंदा है। चल बोल। मुझे एक बात याद आ गई सर। बड़ी जल्दी याद आया तुझे? मेरे फार्म हाउस पे एक कुक भी काम करता था सर, निसार। वो फार्म हाउस पे अपनी बीवी के साथ रहता था। और नाम क्या था? उमंग, उसकी पत्नी का नाम। फिर कुछ महीने पहले निसार, मनोहर, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? क्यों कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? साहब ये मेरी बीबी को छेड़ता है। नहीं साहब, झूठ बोल रहा है ये। निसार तुम जाओ यहाँ से, मैं बात करता हूँ। निकलो तुम से, चलो। साहब तेरे को कितनी बार मैंने मना किया उससे मत उलझा कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। जा यहाँ से। बहुत नैन मटक्का करती है। क्या पागलपन है ये? साहब देखिए, आपने मनोहर को छोड़ने को कहा, मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी बीवी है। इसे मारूं, कूटू, कुछ भी करो, आप बीच में मत पड़िए। निसार बस सर, वो दिन है और आज का दिन है। निसार अपनी पत्नी के साथ कभी फार्म हाउस वापस नहीं आया। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की सर, लेकिन वो मिला ही नहीं। कब की बात है ये? सर 3 महीने हो गए शायद। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल। जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती इसे यही रहने दो। और वो निसार और उमंग पता करो ये लोग कहाँ हैं, और केयरटेकर मनोहर इंटरोगेशन के लिए लेकर आओ। तब तक हम लोग हॉस्पिटल होकर आते हैं। सब हेलो। तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स रेडी है? सर बॉडी की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, लेकिन हो सके तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि आपको जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त क्रिमिनल को मिलेगा सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। मेरे स्टाफ को घर गए हुए 2 हफ्ते हो गए, बट डोंट वरी, आप हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स के ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। जैसे कि बॉडी में मल्टीपल कट्स है जिसके कारण हेवी ब्लड लॉस हुआ है। मरने वाले की उम्र 25 या 26 साल होगी। उसकी स्कल भी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। और हाँ, सबसे बड़ी शॉकिंग बात, इस बॉडी से हार्ट, लंग और लिवर गायब है। और यहाँ रिब केज की हड्डियों पर किसी इंसान के दांतों के निशान है। डॉक्टर साहब, क्या बॉडी के चेहरे से जो स्कल है उससे हम उसका चेहरा बना सकते हैं? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू। इंसान के दांतों के निशान? श्रीवास्तव, कहीं ये अपराधी कोई नरभक्षी तो नहीं है? कि जिस तरह से पुलिस के सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी और उन्हें ये पता चला था कि महिला के शरीर के कुछ अंग गायब हैं, तो पुलिस के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी। क्या उनका सामना एक नरभक्षी से होने वाला था? सर हमें फार्म हाउस से कुछ दूरी पर एक सीसीटीवी मिला है, उसमें कार दिखाई दे रही है। उसका नंबर है MP0932JK। ठीक है, आरटीओ से ओनर का पता निकालो। जी सर। MP0932JK। चलो भैया। मैडम, ये टैक्सी कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी तो रोड पे क्यों लगा रखी है? आपने घर क्यों नहीं रखते? कहाँ से आ जाते हैं नमूने कहीं के। क्या बोला? ए रुक रुक रुक, क्या बोला तूने? नमूने? क्या बोला? हाँ रुक। गुड मॉर्निंग। नए आए हैं आप? कौन हो तुम? मैडम मैं विश्वास, अखिलेश सर का ड्राइवर हूँ मैडम। ये क्या हुआ मैडम आपके हाथ को? दिखाइए, मैं बाम लगा देता हूँ। पीछे हटो, मैं खुद कर लूंगी। मैडम लगा देते ना बाम। सर ये स्केच आ गया। सर ये हमने विक्टिम का 3/4 फेस बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि उसका जो ब्रोन स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से इतना ही मैच हो पाया है। ठीक है, जाइए। सर एक इन्फॉर्मेशन है सर। बोलो। सीसीटीवी फुटेज में हमें जो गाड़ी दिखी थी उस गाड़ी की डिटेल्स मिल गई है।
2 महीने पहले बिलावरी तालाब के पास तुम्हारी कार दिखाई दी थी। ऐसे जंगल वाले एरिया में तुम क्या कर रहे थे? सर मैं अपनी वाइफ को ढूंढने गया था, अब वो 2 महीने से मिसिंग है। हेलो, अरे कहाँ है तू? कितनी देर हो गई है? मैं आ रही हूँ सुरेंद्र। मैं ये मुन्ना चिकन के सामने हूँ, मेन रोड पे। अच्छा ठीक है। ये बिलावली तालाब के पास। हेलो हेलो सुरेंद्र। हेलो सर, फिर उसका फोन कट गया, उसके बाद उसका कॉल आया ही नहीं। फिर मैंने भी कॉल ट्राई किया उसको तो फोन लगा ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैं खुद वहाँ गया पर वो वहाँ नहीं थी। आज भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। बीवी की फोटो है तुम्हारे पास? सर सिमिलर तो है लेकिन लगता नहीं कि यही है। क्या हुआ सर? दरअसल उस तालाब के पास हमें एक औरत की लाश मिली है। सर मेरी बीवी तारा सिर्फ गायब हुई है, उसके साथ ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं हो सकता। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? और अगर वो गायब है तो तुमने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ सर मैंने लिखवाई थी, पर फिर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाया और वहाँ से कोई फोन भी नहीं आया। तुम्हारी बीवी तारा का किसी के साथ झगड़ा था या दुश्मनी थी? सर उसकी बहन चंदा से उसका हमेशा झगड़ा रहता था। यहाँ क्या करने आई है तू? तुझे ये कहने आई हूँ कि अब देवास वाला घर तू मेरे नाम कर दे। वो घर पापा ने मेरे नाम किया है। तो मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, तो उस हक से तो वो घर मेरा भी हुआ। अगर हक होता ना तेरा तो पापा तुझे जरूर तेरा हिस्सा देते। चुपचाप वो घर मेरे नाम कर दे, वरना सोच लेना तू। वरना क्या करेगी? तुझे ऐसी मौत मारूंगी ना कि तेरी रूह भी कांप जाएगी, और तेरे मरने के बाद तो प्रॉपर्टी मेरे नाम खुद ब खुद हो जाएगी। तू मेरी बीवी को मारेगी? समझती क्या है तू अपने आप को? वो तो तुम दोनों बहुत जल्द समझ जाओगे। बस सर चंदा उसे ऐसे ही धमकी देती रहती थी। मैं तो परेशान हो गया था उनके झगड़ों से, यहाँ तक कि मैंने तारा को कह दिया था कि चंदा को प्रॉपर्टी दे दे, लेकिन तारा को अपने पापा के घर से एक इमोशनल लगाव था, इसलिए उसने मेरी बात नहीं सुनी। हालांकि सर इस प्रॉपर्टी के लिए चंदा ने कोर्ट केस भी किया है जो पिछले साल से चल रहा है। तारा वो केस जीतने भी वाली थी। हो सकता है सर चंदा ने कुछ किया हो। सर तारा के घर से लेकर ऑफिस तक हमने सारा सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। लेकिन हाँ एक फुटेज है जहां तारा किसी गाड़ी में बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब क्योंकि अंधेरा है तो विजुअल क्लियर नहीं है सर। ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। ना ही गाड़ी का नंबर। और ठीक 2 घंटे बाद सुरेंद्र वापस उसी लोकेशन पे। मतलब देखा जाए तो सुरेंद्र ने हमें जो भी स्टेटमेंट दिया था फुटेज के साथ हूबहू मैच हो रहा है सर। करेक्ट। सुरेंद्र ने हमें बताया था कि उसे चंदा पर शक है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इस गाड़ी में चंदा बैठी हो? नहीं सर, अगर चंदा होती तो तारा उसी गाड़ी में जाके नहीं बैठती। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो फिर कौन हो सकता है? क्योंकि तारा अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठी है, इसका मतलब गाड़ी के अंदर जो कोई भी था तारा उसे अच्छे से जानती थी। कौन हो सकता है सर? केतन हो भी सकता है, पर तारा और केतन के बीच कोई कनेक्शन हो ऐसी कोई भी बात हमारे सामने अभी तक नहीं आई। श्रीवास्तव एक काम करो, ऐसी गाड़ियां किस किस के पास है ये पता करो, और वो चंदा उसे पूछताछ के लिए बुलाकर लेकर आओ। सब मनोहर को ले आया था, गांव में छिपा हुआ था। बोल मनोहर। साहब मुझे यहाँ क्यों लाया साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो उस दिन फार्म हाउस में लाश मिली ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था, तो इसलिए मैं अपने घर भाग गया था। मनोहर, जिस लाश की तू बात कर रहा है ना, उस लाश का हार्ट, लीवर और लंग तीनों गायब है। अब सिर्फ इतना बता दे, वो लाश किसकी थी और किसने मारा था उसे? नहीं साहब, मैं वहाँ काम करता था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये निसार और उमंग वो कैसे गायब हो गए? सच बता, वो लाश उमंग की है ना? तूने मारकर उसे वहां छुपा दिया था ना? क्या किया रे उस बॉडी पार्ट्स का? मैंने कुछ नहीं किया, बस उससे थोड़ी सी हमदर्दी थी, गाली भी देता था साहब। बस उमंग ना उन सारी बातों से ना परेशान रहती थी, तो वो बस अपना मन हल्का करने के लिए वो सारी बातें मुझे बताती थी। अच्छा, तेरा ये जो मालिक है केतन और उसकी बीवी लीना, इनके ताल्लुकात कैसे? वैसे तो ठीक ही है, मतलब उन दोनों के बीच में टेंशन चलते रहता है। केतन आखिरी बार फार्म हाउस पे कब आया था? हाँ, करीब 2.5 महीना पहले। सब वो एक औरत को लेकर आए थे। आखिर तुम मेरे पीछे पड़ी क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? हमारा ये रिश्ता अब नहीं चल सकता।
बस जो होना था वो यहां तक हो गया। बार बार मैं तुम्हें एक बात को नहीं समझा सकता। अगर तुम समझती क्यों नहीं, लीना को पता चल जाएगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम क्या बोलूं तुम्हें मैं? साबिर, जाओ जाओ। साहब लीना मैडम के साथ वही औरत आई थी जो केतन सेठ के साथ आई थी। केतन, बहुत सच छुपा के रखा है तूने हमसे। चल अब ये बता, 2.5 महीने पहले तेरे साथ जो औरत यहाँ आई थी, कौन थी वो? सर वो मेरी फ्रेंड रीमा थी सर। मेरा फार्म हाउस खरीदना चाहती थी, इसलिए मेरे साथ थी। और अब वो कहाँ है? पता नहीं सर, हमारी डील होने वाली थी, फिर बात बनी नहीं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं अपनी फ्रेंड रीमा साहनी के टच में नहीं हूँ सर। सुना है किसी स्कॉलरशिप के बाद वो कोई यूनिवर्सिटी चली गई है, मगर हाँ कुछ महीनों पहले तक वो हमारे फार्म हाउस के प्लांट में बहुत इंटरेस्टेड थी। कोई बोटेनिकल रिसर्च कर रही थी शायद। आई एम श्योर केतन ने कुछ किया होगा। इस श्योरिटी की वजह? रीमा मिली तो मुझे इग्नोर करने लगा था, और आई एम श्योर कोई और मिली होगी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया। ये सब ब्लडी कैसेनोवा 2.5 महीने पहले रीमा को लेकर आया था सर वो यहाँ। आप अपने पति पर नजर रखती थी? रखनी पड़ती है सर। और उस नजर का नाम मनोहर था? जी नहीं, मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था, उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया। वैसे आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? जा सकती है, लेकिन हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर मत जाइए। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। सर केतन और लीना दोनों के पास ही रीमा को हटाने का मोटिव था। मुझे तो लगता है इन दोनों में से किसी ने रीमा को मारा होगा। नहीं श्रीवास्तव, 3 औरतें गायब हुई है, उमंग, रीमा और तारा, और लाश हमें सिर्फ एक औरत की मिली, और मुझे लगता है वो शायद तारा की है। तो क्या सर उन दोनों का भी खून हुआ है और उसमें भी यही 2 इन्वॉल्व है? लेकिन सर मोटिव क्या हो सकता है? पता नहीं सर, सब कुछ बहुत उलझ सा गया है। श्रीवास्तव, यही उलझन तो हमें सुलझानी है। हमें बस उस एक सिरे की तलाश है जो हमें कातिल तक लेकर जाएगा, और वही सिरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस चंदा को बुला कर लाओ। साहब मेरी बहन तारा तो मिसिंग थी, फिर उसकी लाश। जता तो ऐसे रही हो जैसे बहन गायब होने का बहुत बड़ा दुख हुआ है तुम्हें। हाँ साहब, इसीलिए तो मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कराई थी, ना कि उसके पति सुरेंद्र ने। मिसिंग कंप्लेंट तुमने लिखवाई थी? हाँ सर, ये देखिए मेरे पास उसकी कॉपी भी है। इसमें नाम तो तारा सेंगल का है। हाँ साहब, ये उसका शादी से पहले का नाम है। तारा और तुम्हारे बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था, कोर्ट केस भी चल रहा था। लेकिन वो तो मैंने वापस ले लिया था आज से 1.5 साल पहले। ये देखिए मेरे पास पेपर भी है। कोर्ट केस वापस लेने के पीछे कोई खास वजह? साहब वजह बस इतनी थी कि कुछ भी हो, सारी प्रॉपर्टी तारा के बेटे अक्षय के नाम ही होनी थी, और अक्षय मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही है। मतलब ये कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और अक्षय ही मेरे लिए मेरा सब कुछ है। ये तारा और सुरेंद्र के बीच रिश्ता कैसा था? वैसे तो वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी सटक जाए ना तो वो शैतानों का भी बाप बन जाता है साहब। हे भगवान, ये इंसान ही है शैतान? कैसे जानवरों की तरह काटा है तुझे? एक ढेला भर तो कमाता नहीं था साहब, और नए नए बिजनेस के लिए तारा से पैसा मांगता रहता था, और अगर वो नहीं देती थी साहब तो फिर वही मारपीट करना उसके साथ। ये तारा का बेटा अक्षय इस वक्त कहाँ है? तुम्हारे साथ है? नहीं साहब, वो बोर्डिंग स्कूल में है। तारा से आखिरी बार कब मिली थी तुम? उसके गायब होने से कुछ दिन पहले मिले थे हम लोग, लेकिन जब मैंने सुरेंद्र से इस बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुरेंद्र और तारा का रिश्ता कैसा था? हाँ साहब, सुरेंद्र तारा से प्यार तो बहुत करता था। चल रहे मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं होता, जरा सी चोट है। अरे मजनू, कहाँ चल दिए भाई? अपनी लैला का इलाज करवाने। तू क्यों खून जला रहा है बे? सुरेंद्र ने तारा के गायब होने के बारे में कुछ बताया था? हाँ साहब, सुरेंद्र कह रहा था कि उसने तारा को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। उसके चक्कर में सर दिन रात दारू पीने लग गया। सर कुछ दिन पहले ना आया था मेरे पास ही, और कह रहा था कि 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा है, और हंसने लगा। वो सर ऐसी बात बोली कि मेरे को भी हंसी आ गई। उसने ऐसा भी क्या बोला था? डैड मुझे वो शर्ली को घर छोड़ने जाना है, प्लीज आपकी कार मिलेगी? आज आप कैब कर लीजिए।
डिनर के लिए जल्दी आना। थैंक यू डैड। कम। मीना, थोड़ा वॉल्यूम तो कम करो। नहीं होगा बंद, इसको सुनने से शांति मिलती। शांति खामोशी में मिलती। नहीं होगा बंद। और आपको जहाँ शांति मिलती है ना, आप वहाँ जाइए। और तुम जहानुम में जाओ, देखता हूँ मुझे कहाँ शांति मिलती है। सुरेंद्र, तुम जाओ। सर, आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, तुम्हारी बीवी गायब होने के बाद तुम बहुत गम में थे ना, तो सोचा मिलकर थोड़ा गम बांट लेते हैं तुम्हारा। श्रीवास्तव, देखो बेचारा कितने गम में है। बीवी को जाकर 1 महीना नहीं हुआ और तुमने दूसरी शादी भी कर ली। सर वो मैं अकेला नहीं रह सकता। नाम क्या है इसका? तारा। तारा? सर वो तारा की याद में मैंने इसका नाम तारा ही रख दिया। आपकी बीवी तारा कहाँ काम करती है? सर वो अखिलेश सीए के यहाँ काम करती थी। क्या तारा की लाश मिली? सो सैड। मिस्टर अखिलेश, तारा आपकी एम्प्लॉय थी, उसके गायब होने के बाद आपने पूछताछ नहीं की? सर मैंने उसके मिसिंग होने के बाद में कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और लॉकडाउन के चलते मैं भी हेल्पलेस था। और अब जाके जब ऑफिस खुला तो। अखिलेश जी, तारा के बारे में आपकी क्या राय है? आई मीन, थी वो कैसी थी, बिहेवियर कैसा था, वो काम कैसा करती थी? नहीं, काम में तो एकदम परफेक्ट थी और अच्छी इंसान भी थी। और आप जी? आपका और तारा का रिश्ता कैसा था? सर वो जैसा एक बॉस और एम्प्लॉय का होता है, बस। जिस दिन तारा गायब हुई थी आपने उसे फोन किया था, वो घर पर थी और वो घर से ऑफिस के लिए गई थी, क्यों? सर उस दिन मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी और मुझे एक ऑफिस से फाइल अर्जेंटली चाहिए थी, तो मैंने उसे कहा कि ऑफिस से फाइल लेकर मेरे घर आ जाना, मगर वो आई नहीं। मैंने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की मगर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी सर, थैंक यू। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वो फाइल इतनी भी क्या अर्जेंट थी कि अखिलेश ने तारा को जनता कर्फ्यू के दिन ऑफिस भेजा था? हाँ सर, जब वो ऑफिस से काम खत्म करके घर जा चुका था, फिर उसे अचानक से फाइल की याद क्यों आई? बात किसी फाइल की है ही नहीं। इस अखिलेश ने हमें आधी कहानी बताई है, बात कुछ और ही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सर? हो सकता है। हाँ, लेकिन इंसान के दांतों के निशान भी तो हमें बॉडी पे मिले थे, उसका क्या? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ नरभक्षी का क्या कनेक्शन हो सकता है? बहुत स्ट्रेंज केस है सर। अखिलेश के ऑफिस और घर के आसपास उसके बारे में पूछताछ करो और उसका वो ड्राइवर उठाकर लेकर आओ उसे। वो जरूर कुछ ना कुछ तो जानता होगा जिससे हमें इस केस की लीड मिल जाएगी। अखिलेश के ड्राइवर विश्वास तुम ही हो? जी साहब। सर, विश्वास। बैठ। तारा को जानता है? जानता हूँ ना साहब, हाल ही में अपन उसके बस्ती में रहने के लिए गए साहब। हालांकि ये बात किसी को मालूम नहीं है, अखिलेश साहब को नहीं मालूम है। क्या हुआ साहब? हुआ तो बहुत कुछ है, फिलहाल तो इतना बता दे, अखिलेश और तारा के बीच रिश्ता कैसा था? सिर्फ मालिक और नौकर थे या और कुछ? सर कई बार लगता तो था उन दोनों में कुछ चक्कर है। अखिलेश साहब की पत्नी मीना मैडम को भी उन पर शक था, कई बार सवाल भी पूछती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे पति के केबिन में जाने देने से रोकने की? ऐसे कौन से काम में बिजी थे कि आपका प्यून मुझे अंदर आने से रोक रहा था? क्या चल रहा है इस ऑफिस में? बहुत गुस्सा करती थी साहब। उस दिन फोन पर भी वो किसी से बात कर रही थी। अरे भैया, कुछ तो उपाय करो। देखो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ये तारा नाम की बला से ना पीछा छूट जाए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तारा ना इस दुनिया से ही उठ जाए। ठीक है, जाओ तुम। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना ने अपने पति को वापस पाने के लिए तारा का खून करवाया और बाद में ये नरभक्षी वाला एंगल डाल दिया
ताकि हम सब कंफ्यूज हो जाए। हो सकता है, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को दूसरे के साथ देख ले तो जलन तो होगी, और बदले की आग में वो किसी भी हद तक जा सकती है। तुम चंदा और तारा के केस डिटेल्स निकालो। मुझे लगता है हमें मीना से भी बात करनी होगी। सर, अगर मुझे बदला ही लेना होता तो मैं 4 साल इंतजार क्यों करती? मैं उसे उसी टाइम खत्म कर देती जब मुझे पता चला था कि मेरे पति का चक्कर उस तारा से चल रहा है। और वैसे भी मेरे पति को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो अपने ऑफिस में रोज खूबसूरत जवान लड़की चाहिए। तारा नहीं तो और कोई सही, लेकिन हाँ, मैं उस तारा से नफरत जरूर करती थी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आएंगे। हाँ श्रीवास्तव, बोलो। सर, केस के बारे में चंदा ने झूठ बोला है। वो केस अभी भी ओपन है और कोर्ट में चल भी रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो ये है कि इन दिनों चंदा जिसके साथ रह रही है वो कोई और नहीं बल्कि विश्वास है, अखिलेश का ड्राइवर। उठाकर लेकर आओ दोनों को। तुम दोनों ने बहुत कहानियां सुनाई मुझे, अब मुझे असली कहानी सुनिए। साहब, मैंने केस वापस ले लिया था, लेकिन विश्वास ने बोला कि केस वापस चला दे। इसने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने वापस चला दिया। ये बोला कि प्रॉपर्टी तुझे नहीं चाहिए तो मैं रख लूंगा। मैं इससे प्यार करती हूँ साहब, इसलिए मना नहीं कर सकी। पर साहब, सच में तारा को मैंने नहीं मारा साहब। साहब, तारा को मारना ही होता तो सर मैं चंदा को केस चलाने के लिए क्यों कहता सर? इस केस में कई सस्पेक्ट है। तारा का पति सुरेंद्र, जो तारा से बहुत प्यार जताता है, लेकिन तारा के मरने के बाद वो तुरंत दूसरी औरत से शादी कर लेता है। चंदा, कई अफेयर्स करने के बाद अब उसका अफेयर अखिलेश के ड्राइवर विश्वास के साथ चल रहा है, और अपने बहन के साथ उसका प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है। अखिलेश की बीवी मीना, जिसे तारा और अखिलेश के अफेयर के बारे में पता था और वो तारा से बहुत नफरत करती थी। केतन और लीना, जिनके फार्म हाउस पर तारा की लाश मिली थी। ये निसार और उमंग, ये कपल अभी भी गायब है। और सर, इस सब के बावजूद तारा उस फार्म हाउस वाले एरिया में क्यों गई थी? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और से मिलने गई थी? शायद केतन या लीना से, या फिर किसी और से। या तो इन सस्पेक्ट में से कोई नरभक्षी है, या फिर कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हेलो, क्या? फोन आपने किया था? हाँ सर। बॉडी कहाँ दिखाइए? बैठो सब। सर, इसका चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। सर, मारने का तरीका देखा आपने? इसे भी बिल्कुल तारा की तरह ही मारा गया है। आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा है या नहीं। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, ये मर्डर भी तारा मर्डर केस की तरह ही है, लेकिन इस केस में हमें रिस्ट पर मार्क्स मिले हैं कि इन दोनों केसेस में, दोनों बॉडीज में हमें एक चीज कॉमन मिली है, और वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 तो स्टेरॉइड है जो अक्सर जिम जाने वाले लोग लेते हैं। इसका मतलब कातिल जो भी है वो जिम फ्रीक आदमी। उसे ड्रग्स और स्टेरॉइड की भी आदत है। वो अपनी बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे अननेचुरल सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड के यूज करता होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सर, निसार की बीवी उमंग का पता चल गया सर, वो पास के ही गांव में है। सब मेरा पति निसार बहुत शक्की था। उसके रोज रोज के शक से, उसकी मारपीट से तंग आके मैं ये अनजान गाँव आ गई ताकि कोई मेरे तक पहुंच ना सके, और सब खास करके तो वो निसार। जब तुम फार्म हाउस पे थी तो केतन और लीना के अलावा और कौन आता था फार्म हाउस पर? सब मेम साहब के अलावा उनके खास दोस्त आते थे। और कोई नहीं आता था? और हाँ सर, एक बार जब फार्म हाउस पे कोई नहीं था तब एक आदमी आया था। ये
फार्म हाउस किसका है? केतन साहब का। उनकी पत्नी का नाम क्या है? लीना मैडम। एज क्या होगी? लेकिन आप कौन है और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी शायद मैं उन्हें जानता हूँ। सो जस्ट कंफर्मिंग। बाय द वे, आपका नाम क्या है? आप भी बहुत खूबसूरत हो, तुम फूल की तरह। लेकिन उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा था। जब तुमसे उसने मेम साहब के बारे में पूछा तो तुमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी उसे। अब वो इतने प्यार से पूछ रहा था साहब, तो मैं मना नहीं कर पाई। लीना जी, हमने सुना है कि कोई था जो आपसे मिलने के लिए बहुत डेस्परेट था, आपसे जान पहचान बढ़ाने के लिए उसने कोशिश भी की थी। कुछ याद आया? नहीं? कोई बात नहीं, मैं लेडी कांस्टेबल को बोल दूंगा, वो आपकी याद ताजा कर देगी। हाँ, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन याद जरूर आ जाएगा। मैं एक आदमी से मिली थी सर, उसे मैंने फार्म हाउस के बारे में बताया था। अब सुनिए। जी कहिए। क्या ये आपका सेल फोन गिर गया? जी नहीं, मेरा सेल फोन तो मेरे पास है। अच्छा, बाय द वे, ये फार्म हाउस आपका है? जी हाँ। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। बिल्कुल आप ही की तरह। वो बाय द वे, आई एम सूरज। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं एक दो पल आपके साथ चल सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड कंपनी। उसके बाद हम 2 बार और मिले। कमाल है लीना जी, आप ऐसे किसी भी अजनबी के साथ। एक्चुअली सर, मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी, और इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वो आदमी बहुत ही इम्प्रेसिव था, और किसी से 2 पल हंसकर बात करने की खुशी को मैं रेसिस्ट नहीं कर पाई। बट कुछ दिनों बाद हम लोग फार्म हाउस से चले गए थे। मैं अपने काम में बिजी हो गई, और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। नंबर है उसका? जी नहीं। चेहरा तो याद होगा। श्रीवास्तव, स्केच आर्टिस्ट को बुला, उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कीजिए। जाइए। सर ये रमन है, वो जंगल वाली लाश के क्राइम स्पॉट के पास इसने किसी को देखा है। साहब, उस जंगल के रास्ते पर मैंने एक अमीर आदमी को देखा था साहब। बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि वहाँ तो अक्सर मजदूर आते जाते थे। अब ऐसे रास्ते पर वो आदमी अपनी महंगी कार लाया और चला गया, कुछ समझ में नहीं आया सब। स्केच बनवा सकते हो उसका? श्रीवास्तव, स्केच आर्टिस्ट को बोला और इसका स्केच बनवा लो। सर आप आइए मेरे साथ। तीनों स्केच तो एक ही आदमी के हैं। ये तो अखिलेश जी। सर आप बैठिए बैठिए बैठिए। यहीं से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलकर चला जाऊं। अरे कहाँ ये घास फूस खा रहे हैं आप? अरे हाँ, लॉकडाउन था ना, नॉनवेज मिला नहीं होगा आपको। हाँ सर सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं सर। समझाता हूँ। अखिलेश जी, आपने हमें बताया कि आपने तारा को ऑफिस भेजा था फाइल लाने के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी। पर आपने ये नहीं बताया कि आप गाड़ी सर्विसिंग से वापस लेकर भी आए थे। अखिलेश जी, शर्ली कहाँ है? और उसका बॉयफ्रेंड, मतलब आपका बेटा, वो कहाँ है? बेटा आप नहीं चलेंगे? चलो। सॉरी साहब, मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बेटे को बचाने से अच्छा ये होता कि इसे हमारे पास लेकर आते। ऐसे हैवान को बचाकर तुमने भी बहुत बड़ा जुर्म किया है। साहब मैं शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से उन लोगों की जान वापस नहीं आएगी जिसे आपका बेटा खा चुका है। अब मुंह खोलकर बताइए। बताता हूँ साहब। साहब ये बात सच है कि मैंने उस दिन मेरी कार सर्विसिंग को दी थी और वापस मंगा ली थी। उस दिन विक्रांत मेरी कार ले गया था, ये बात मैंने आपसे छुपाई थी। मगर जब विक्रांत रात को देरी से घर आया और तारा भी फाइल लेकर नहीं आई, तब मुझे लगा कुछ तो गलत है। अखिलेश जी, जो इसने किया है ना, उसे गलती नहीं कहते।
हैवानियत कहते हैं। अब तू मुंह खोलेगा? मुझे जिम और बॉडी बिल्डिंग का शौक है और जल्द से जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में मैं ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेने लगा। फिर मुझे इस नशे की आदत पड़ गई सर। प्रोटीन्स के चाहत में मैं कुछ भी खाने लगा, हर तरह का मांस। मुझे किसी ने कहा कि इंसान के मांस पे सबसे ज्यादा ताकत होती है, इसलिए ये सब ढूंढने के लिए मैं बाहर जाने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उस दिन मुझे तारा मिली। अरे तारा, कहाँ जा रही हो? आपके घर जा रही हूँ। ये फाइल आपके पापा ने मंगवाई है। आओ बैठ जाओ, मैं घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके। वो जैसे गाड़ी में बैठी, पता नहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसे फार्म हाउस की तरफ ले जाने लगा, लेकिन उसने ऐतराज किया। ये आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं सर? ये रूट गलत है। नहीं, सही रास्ता है। मैं काफी बार इस रास्ते से गया हूँ, डोंट वरी। नहीं सर, देखिए मुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं घर खुद चली जाऊंगी। प्लीज आप गाड़ी रोकिए और ये फाइल आप अपने पापा को खुद ही दे देंगे। हेलो सुरेंद्र, हाँ मैं आ रही हूँ सुरेंद्र। मैं ये मुन्ना चिकन के सामने हूँ, मेन रोड पे, ये बिलावली तालाब के पास। तुम्हें मेरे फार्म हाउस ले गया क्योंकि मुझे पता था कि फार्म हाउस अब हमेशा खाली रहता है। जब विक्रांत घर पे आया तो मैंने कार में खून देखा। मैंने कार को फिर से वो सर्विसिंग के लिए डाला और वापस भी ले आया। मगर जब मुझे पता चला कि शेरली गायब हुई है, मुझे याद आया कि विक्रांत ने मुझे कहा है कि वो पुनः अपने काम से गई है। मुझे पक्का यकीन था कि विक्रांत ने उसके साथ कुछ न कुछ किया है। मैं उससे प्यार करता था सर, पर उस दिन मुझे उसके शरीर में अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं, इंसान के मांस की खुशबू आ रही थी। विक्रांत, ये कैसे गाड़ी चला रहे थे तुम? तुम ठीक तो हो रहा? विक्रांत, क्या कर रहे हो तुम? विक्रांत, तुम्हें क्या हो गया है? विक्रांत, ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हो तुम? कुछ बोलो तो सही, ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रांत, विक्रांत छोड़ो मुझे। इंसान नहीं, एक नरभक्षक है, नरभक्षक। जानवर से भी बदतर। पता है, जब जानवर कोई भी नरभक्षक बनता है तो उसके साथ क्या करते हैं? गोली मारते हैं उसे। तुम्हें जानवर कहना जानवरों का अपमान होगा। इंसानों का मांस खाकर ताकतवर बनना इंसानियत का मजाक उड़ाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द फांसी हो जाए, और अखिलेश तुम्हें भी, क्योंकि एक हैवान को बचाने की तुमने पूरी की पूरी कोशिश की है। ये समय हम सब के लिए आत्म परीक्षण का समय है, एक सबक सीखने का समय है, ताकि हम अपने अंदर की कमजोरियों को जान सकें और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करें। और खासकर हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर अखिलेश ने वक्त रहते अपने बेटे को सही राह दिखाई होती और मेडिकल हेल्प ली होती तो उसे इस तरह से शर्मसार नहीं होना पड़ता। अगर विक्रांत ने अपने जुनून में स्टेरॉइड्स और इंजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो कभी नरभक्षी नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात, अगर सुरेंद्र तारा से लड़ने और रूठने के बजाय घटना वाले दिन उसके साथ चला जाता तो क्या तारा की दर्दनाक मौत टल नहीं जाती? अगर जुनून को सही राह मिल जाए तो पर्वत लांघे जा सकते हैं, समंदर को चीरा जा सकता है, लेकिन अगर जुनून भटक जाए तो क्या हश्र होता है वो आपके सामने है। ध्यान रखें कि कहीं आपका कोई अपना इस तरह के जुनून का शिकार ना हो रहा हो। उनके साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनकी मदद करें, ताकि फिर से इंसानियत शर्मसार ना हो। मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।
जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।